नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर जो है वो बात करने वाले हैं आरक्षण की। आरक्षण हटाओ की जो मांग है अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात और खुशखबरी यह है कि अब इसकी चर्चा जो है वो होने लगी है, जबकि अब तक का ऐसा वक्त था कि इसकी चर्चा नहीं हो रही थी। और जब हम इस चर्चा की बात करते हैं, मैं सीधे तौर पर उसको उसके साथ तो नहीं करूंगा, लेकिन नीट का एक एस्पिरेंट रहा हुआ या हम कहें कि एक छात्र हर्ष दुबे जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, और उसने जो जिस तरीके से इस वक्त वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अब भले ही वो कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अब लोग जो जंतर मंतर पर संसद मार्च के दौरान गालियां दे रहे थे वो स्टूडेंट नहीं, वो कंटेंट क्रिएटर थे। और उनको इस बात की खुशी है क्योंकि अब जो लोग हैं वो वीडियो डाल रहे हैं, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि कईयों के जो है वो यूट्यूब के ऊपर या इंस्टा के ऊपर जो है वो 20,000 30,000 फॉलोवर थे, और जब उन्होंने इसमें शामिल हुए तो इसके बाद जो है वो उनके फॉलोवर्स की संख्या लाखों में चली गई। और ये जो है वो सच्चाई है। इस सच्चाई से मुझे लगता है कि किसी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। 2014 के बाद से जिस तरीके से भारत में एक स्टेबल सरकार और जिस तेजी से भारत जो है वो आगे बढ़ने लगा, उसके बाद से ये एक ट्रेंड जरूर देखने को मिला है कि जो नरेंद्र मोदी को जितनी गाली दे सकता है, अगर वो सरकार के खिलाफ जितना बोलेगा, उसको जो है वो उतने ही फॉलोवर्स बढ़ते चले जाएंगे। आप देखिए, हिंदुओं को आप गाली दीजिए और फिर आपके फॉलोवर्स और जो जितने भी जो लोग हैं सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनकी संख्या देखिए। आप नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए, आप संख्या देखिए। लेकिन जो लोग देश हित में फैक्ट्स के साथ, सच्चाई के साथ अगर इसको डिफेंड करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, आप उनके वीडियोस की हालत देखिए। अरे आप इसको इस तरीके से तो समझ सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जहां सबसे बड़ी आबादी रहती हो, जहां से गूगल, यूट्यूब या इंस्टा हर कोई जो है वो पैसा कमाता हो, उस देश के प्रधानमंत्री का वीडियो जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है। इससे बड़ा जो दुर्भाग्य है वो इस देश का क्या होगा। और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जो है वो खुद भी जिम्मेवार है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई एक्शन होता ही नहीं है। तो आप देख लीजिए, उन यूट्यूबर्स का देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम वालों का देख लीजिए, तो ये जो कंटेंट क्रिएटर है, जो गाली गलौज करते हैं, निचले स्तर पर जाकर जो है वो इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आप उनको देखिए। इस वक्त जो है वो समाज में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गंदगी परोस रही है सिर्फ और इसलिए कि उनके फॉलोवर्स बढ़ जाएं और यूट्यूब से उनको पैसा आने लगे। वो अधनंगी होकर आप कह सकते हो कि वो जो है वो वीडियो बना रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम लड़कों की बात करें तो कोई जो है वो कीचड़ खा रहा है, कोई गंदा पानी पी रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि किस स्तर पर जाकर वो इस तरीके का। लेकिन सवाल जो है वो इनका नहीं है, दोष भी इनका नहीं है, दोष है सरकार का कि आखिर इनके ऊपर सरकार ने क्या नियम बनाए हैं, कानून क्या कहता है कि इनके ऊपर जो है वो नजर कौन रखेगा। आप बात करते हो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सेक्सुअल कंटेंट जो है वो नहीं दिखाया जाना चाहिए, लेकिन जो सेक्सुअल कंटेंट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 16 साल के कम उम्र के बच्चे, आप उनके अकाउंट जो है वो ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे। ये भी तो जो है वो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो सरकार जिम्मेदार है। इसलिए मैंने आपके उस सवाल का जवाब दिया है कि मैं हर्ष दुबे की बात कर रहा हूं, तो आप हर्ष दुबे को लेकर इस तरीके का जो है वो ख्याल रखोगे कि वो कंटेंट क्रिएटर है, वो जो है वो माहौल बनाना चाहता है, या वो जो है एक तरीके से जो है वो जिसको आप कह सकते हो कि वो सुर्खियों में आना चाहता है। तो मैंने दोनों तरीके से जो है वो अपनी अपनी बात रख दी। अब लेकिन उसकी बात जो है वो एक बात, जब वो ये कहता है कि आखिर सौरभ दास, अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड क्या है, और ये बात उसने इसलिए बोली कि सरकार ने सौरभ दास की क्यों सुनी, सरकार ने जो है वो अभिजीत दीपके की क्यों सुनी, हर्ष दुबे की क्यों नहीं सुनी। और ये बात क्यों कही, ये बात इसलिए कही
क्योंकि हर्ष दुबे ने 2024 के नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद जंतर मंतर पर धरना देने का प्रयास किया था। वो अपनी समस्याओं को लेकर गया था, लेकिन पुलिस वालों ने लाठी डंडे मारकर उसको वहां से भगा दिया था। अब सोचकर देखिए कि असली मुद्दा क्या है, असली समस्या क्या है और असली स्टूडेंट कौन है, हर्ष दुबे या फिर अभिजीत दीपके और सौरभ दास, जिनकी पढ़ाई जो है वो जर्नलिज्म से होती है, पत्रकारिता से होती है, और फिर वो एक दिन जो है वो देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं। अब इसमें दूसरा सवाल यह भी है, जब अभिजीत दीपके जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा है, आम आदमी पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद वो अमेरिका में चला गया, तो आज आप देखिए इस देश में स्थिति क्या है। अगर किसी को कोई बड़ा पैकेज मिलता है और वो ऐसे डेवलप्ड कंट्री में चला जाता है, तो वह व्यक्ति जो है वो सब कुछ छोड़कर उस देश में वापस आना चाहेगा क्या जिसमें समस्या हो? आप खुद सोचकर देखिए, क्योंकि लोग समस्या से पीड़ित है इसलिए वो छोड़कर चले जाते हैं, ये तो हमने सुना है। लेकिन वहां से छोड़कर आ जाए और इस तरीके से आ जाए, और फिर उसमें भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसके पास उस जो बैकग्राउंड में जो खर्चा जो कर रहे हैं वो कौन है, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? तो सौरभ दास स्टूडेंट नहीं है, अभिजीत दीपके स्टूडेंट नहीं है, आशुतोष राका जो है वो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन सरकार उनकी बात सुन रही है। यह दिखाता है कि सरकार दबाव में है, सरकार झुकी हुई है। सरकार के पास एक मौका था, क्या जैन जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है तेजस्वी सूर्या, जो स्टूडेंट्स को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ, येदियुरप्पा के खिलाफ जो है वो इससे पहले धरने प्रदर्शन मोर्चा खोल चुके हैं। थोड़ा सा जो है वो अजीब लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तेजस्वी सूर्या ने स्टूडेंट्स की आवाज उठाई है, वो यंग जनरेशन से जुड़ा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे क्यों नहीं किया? हर्ष दुबे जैसे नीट के जो छात्र थे, जो वाकई में ग्रसित थे, उनको जो है वो उस वक्त आगे क्यों नहीं किया गया जब ये सीजेपी का आंदोलन चल रहा था? और अगर सरकार इनको आगे करती तो बात जो है वो समाधान के ऊपर होती, इस्तीफे पर बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि हम हमेशा जो है वो बात करते हैं कि आखिर पेपर लीक वगैरह जैसी जो समस्याएं हैं इनका समाधान क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो फिर प्रहलाद जोशी आ गए, फिर प्रहलाद जोशी का इस्तीफा हो जाएगा, कोई दूसरा आ जाएगा, क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं। कानून बन गया, क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो जिसने सरकार ने बनाई, अब जज जो है वो बदल दिया गया है। तो सवाल यह है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, आप उससे कैसे लड़ोगे? इसका जवाब किसी के पास है तो आप खुद जो है वो जवाब देने की कोशिश करें। कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी के संबंध पे वो बार बार नहीं जा रहा था, फिर उसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना कि गिरफ्तारी जो है वो वैध है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी, लेकिन निचली अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने जो है वो अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। आप इससे कैसे लड़ोगे? यशवंत वर्मा के घर से नोटों के बंडल जले हुए मिलते हैं, इससे आप कैसे लड़ोगे? इससे तो साफ तौर से दिखाई देता है कि यशवंत वर्मा जैसा बिकाऊ जज, क्या गारंटी है कि वो 2 करोड़ रुपए लेकर उस व्यक्ति को छोड़ दे जिसने उस भर्ती में जो है वो गड़बड़ करके 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ कमाए हो? तो समस्या जो है वो जस की तस बनी रहेगी। और उससे भी बड़ी समस्या आरक्षण, क्योंकि जब आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण मैं कहता हूं कि क्यों नहीं हटना चाहिए, शिक्षा में क्यों नहीं हटना चाहिए। मैंने इससे पहले भी 2 दिन पहले जो है वो एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने आरक्षण को लेकर कुछ पॉइंट्स भी रखे थे। और उसके बाद में एक महानुभाव जिसकी जो है वो आईडी जो है वो शायद लड़की के नाम से है, उसका सरनेम जो है वो मैं यहां पर बोलूंगा नहीं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहता हूं कि उसका जो सरनेम है वो उस पर्टिकुलर जाति से जुड़ा हुआ है जो राजस्थान के इतिहास में चोरियों के करने के नाम से मशहूर थी। वो चोरियों करना उनका काम था, और उस जाति को, अब वो जो चोरी करने वाली जो जाति थी, अब उसके जो है वो जिस तरीके से SC ST का आरक्षण मिला, तो 4 से 5 या जितने भी लोग हैं, या तो वो रेलवे में अफसर है, या कोई RAS है, या कोई SDM है, तहसीलदार है, वो अफसर बनकर बैठे हैं।
अब आप ये कहोगे कि उनका शोषण किया गया, वो पढ़ नहीं पाए। सरकार ने जो है वो प्रावधान कर रखा है कि 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तो उसके बाद बेड़ा गर्क किसने किया? आपको ये भी तो क्या सरकार ने पढ़ने नहीं दिया गया? तो सवाल ही है कि आरटीए एक्ट किसने बनाया? आखिर क्यों हिंदू शैक्षणिक संस्थानों को जो है वो 25% कोटा डालकर उनको बर्बाद कर दिया गया, जबकि एक रास्ता दिया गया मिशनरीज के स्कूलों को और मौलवियों के स्कूलों को? वो फंडिंग लेते हैं, बाहर से उनके पास पैसा आता है, वो फ्री में पढ़ाते हैं और फिर धर्मांतरण का खेल चलता है। तो एफसीआरए उसी का तो दर्द है। और आप लोग, क्योंकि आपका काम ही आप लोगों ने जो है वो पैसा बना रखा था कि चोरी करनी है, अब आपको आरक्षण मिल गया तो आप उन जो है वो पदों पर जाकर बैठ गए। तो टैलेंट जो है वो या तो मजदूरी कर रहा है या खेतों में काम कर रहा है। आप बात करते हो कि साइंटिस्ट जो है उसमें भी जो है वो आरक्षण होना चाहिए, डॉक्टर बनने में भी आरक्षण होना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। तो फिर रिसर्च कौन करेगा? 40% वाला या 90% वाला? आपको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा, टैलेंट जो है वो विदेशों में चला जाएगा और यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये आरक्षण जीवी ही जो है वो आपको बड़े पदों पर बैठे मिलेंगे। आप में दम है, आप में टैलेंट है, तो आरक्षण की जरूरत क्या है? आप आइए ना, उस बनिए भीड़ का हिस्सा, कंपटीशन फाइट करिए, अपने आप को आगे की श्रेणी में रखिए और फिर उसके बाद में आपको जो करना है वो इस देश के लिए कर देखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण की आड़ में किसी को धमकी देना कि आरक्षण के कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये नहीं कर सकता। ये सरकार को भी भ्रम था कि किसी का इस्तीफा ये सरकार लेती नहीं है, और इस्तीफा लिया और किनके लिए? कॉकरोचों के लिए, समाज की गंदगी के लिए। नीट के अभ्यर्थियों के लिए नहीं। नीट के अभ्यर्थी जो है वो या तो पढ़ाई कर रहे थे या वो जेन्युइन बात कर रहे हैं। आपने जो पत्रकार बनने का जो सपना देखकर, और जिनको ये लगता है कि सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, सरकार को घेरा जाना चाहिए, उस गंदगी के सामने सरकार झुकी है। तो होता है। तो आरक्षण पे आज बात चली है, मामला आगे बढ़ेगा। सच्चाई ये भी है, मैं मानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि देश इस वक्त जो है वो कई समस्याओं से ग्रसित है। तो ऐसे में किसी भी इस तरीके की हरकत को जो है वो ये देश अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार, नरेंद्र मोदी हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अमित शाह हमेशा के लिए गृह मंत्री नहीं रहने वाले हैं। वो ज्यादा करके एक कार्यकाल जो है उसके लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री बदलना है। लेकिन समस्या ये है कि इस वक्त विपक्ष जो है वो नकारा है, विकल्प नहीं है। तो जनता, विकल्प अगर नहीं है तो जनता किसके साथ जाएगी? तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है वो फैक्ट्स की जानकारी दुरुस्त करके, और कम से कम जहां तक मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल में, इसमें तो आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, क्लरिकल के हैं, दूसरे हैं, आप उसमें जो है वो बेशक आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण किसको दीजिए? आरक्षण उसको दीजिए जिसको वाकई में जरूरत है। आज भी ब्राह्मण जो है, आप गांवों में देखिए, कुछ ऐसे घर हैं गरीब तबके के जो दूसरे घरों से मांगकर जो है वो आटा इकट्ठा करते हैं, तब उनका चूल्हा जलता है। और आपने कह दिया कि उन्होंने शोषण किया। अब आप सोचकर देखिए कि शोषण किसने किया और ये थ्योरी जो है वो कैसे बनाई गई। और एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दलित भी है इस देश में, तो आपको उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। और जो राजनेता दलितों की राजनीति करते हैं और वो ये कहते हैं कि गरीबी हटाओ या गरीबों के लिए हम करेंगे, तो वो तो गरीबी से बाहर निकलकर अमीर बन गए। लेकिन आप और हम आज भी जो है वो वही है जहां पर थे। तो इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। तो हर्ष दुबे भले ही वो कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो सवाल उठा रहा है वो जेन्युइन क्वेश्चन है, और उसका जवाब के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने कहां गलती की और सरकार कहां जो है वो इसको दुरुस्त कर सकती है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।